मैं क्या गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर बैठिए। थैंक यू सर। अपने आप को डिफ़ाइन कीजिए और डिफ़ाइन करते समय ध्यान रखिएगा कि नाम, जाति, क्षेत्र और भाषा इन सब का उल्लेख मत कीजिएगा। भाषा मतलब भाषाई राज्य से तात्पर्य है। सर मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। उसके बाद सर मैं 2016 में मैंने ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद से मैं प्रिपरेशन में हूँ और इसके अलावा सर मेरी हॉबीज़ वॉलीबॉल खेलना है और अप साइकिलिंग है सर। कौन सी हॉबी है आपकी? वॉलीबॉल सर और अप साइकिलिंग। वॉलीबॉल जी सर। खेलती हैं? जी सर। गुड। हम सब लोग तो लेमैन हैं, वॉलीबॉल के बारे में कुछ पता नहीं है। कुछ बताइए ज़रा, इस खेल के नियम, कितने प्लेयर होते हैं, जी उनकी प्लेसिंग कहाँ कहाँ होती है, बताइए कुछ इसके बारे में। सर वॉलीबॉल हमारी कंट्री में उतना फेमस नहीं है, बट हमारी जो नेबर कंट्री है नेपाल, उसका नेशनल गेम है। वॉलीबॉल बेसिकली एक टीम गेम है जिसमें 6 लोग खेलते हैं। 6 लोगों की पोजीशन, जो एक सर्व करता है पीछे से, जो वॉलीबॉल पहले जो बॉल पहले मारता है उसकी वहाँ से काउंटिंग शुरू होती है, वो फर्स्ट पोजीशन है। फिर एक लिफ्टर होता है जो नेट के पास खड़ा रहता है, उसकी थर्ड पोजीशन है। तो वो बॉल लिफ्ट करता है तो जो अटैकिंग पोजीशन जो होती है 4th नंबर से, वो हिट करता है, वो दूसरी टीम के ग्राउंड पे गिराना होता है। तो अगर बॉल दूसरी टीम के ग्राउंड को टच कर लिया तो आपका एक पॉइंट बन गया। ऐसे गेम होता है सर। स्मैशिंग भी कोई टर्म है क्या इसमें? जी सर। क्या? सर जो मैंने कहा, जो फोर्थ नंबर पे और जो सेकंड नंबर पे जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो अटैकिंग पोजीशन होती है। तो वहाँ से जब लिफ्टर आपको बॉल बनाता है तो स्मैश करता है। स्मैश मीन्स उसको हल्का सा जंप करके फिर बॉल को हिट करना पड़ता है ज़ोर से, तो वो एक टीम स्मैश में होता कितने है। प्लेयर होते हैं? सर 6 प्लेयर्स होते हैं सर। अच्छा, जी तो इस टीम से या इस खेल से क्या सीख मिलती है हम लोगों को? बाकी खेलों से कुछ अलग या वही? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक टीम गेम है, तो इससे हमें टीम वर्क सीखने को मिलता है। इसके अलावा सर लीडरशिप क्वालिटी इससे मिलती है। प्लस ये आपकी फ़िटनेस को इंश्योर करता है, तो फिज़िकल एंड्योरेंस इससे मिलती है, जिससे कि आप लॉन्ग वर्क आवर्स में काम करने के लिए कैपेबल हो जाते हो। ये सर ये अच्छी चीज़ है इसमें। किस लेवल का वॉलीबॉल खेली हैं आप? सर मैंने नेशनल लेवल पे खेला है। अरे वाह, गुड। जी सर। तब तो आपके पास एक कोटा होगा उसका। सर एक्चुअली वॉलीबॉल जो कोटा वाला सिस्टम है ना, वो आई थिंक विदिन 5 इयर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। बट मेरे पास 2016 का सर्टिफिकेट है, तो इसलिए मैं ये कोटा यूज़ नहीं कर सकती। अच्छा, जी एक्सपायर कर चुका है। राइट सर, इन अ वे। कोई बात नहीं, उसका लाभ आपको मिलेगा, मिलना चाहिए। सर मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ कि उसकी ज़रूरत ना पड़े। बीटेक किया है आपने जी सर। कंप्यूटर साइंस में, जी लेकिन एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रही हैं जी वैकल्पिक विषय के तौर पर। जी सर। क्यों आखिर आपने चुना एंथ्रोपोलॉजी ही? सर पहली बात तो ये कि मैंने जो कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है, तो उसका कोई ऑप्शनल में सब्जेक्ट नहीं था। ठीक और है। एंथ्रोपोलॉजी मैंने इसलिए चुना क्योंकि सर उस वक्त मुझे ये इंटरेस्टिंग भी लगा, बिकॉज ह्यूमन स्टडी रिलेटेड है, तो मुझे इजी भी लगा। और फिर मैंने थोड़ा एनालिसिस किया तो ये स्कोरिंग भी था, तो इसकी वजह से मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्ट किया था। मुझे लगता है समाज शास्त्र ज़्यादा अच्छा था, राजनीति शास्त्र ज़्यादा अच्छा होता, जी इतिहास, भूगोल, ये भी वैकल्पिक विषय बहुत बढ़िया है, चल रहे हैं। जी सर। सर जो इतिहास और भूगोल की बात है, तो भूगोल का एक्चुअली सिलेबस मुझे थोड़ा कंपैरेटिवली बहुत बड़ा लगा था। मैं उसको कवर शायद इतने कम टाइम में नहीं कर पाती। और इतिहास की बात है तो सर उसमें जो इवेंट्स हैं उसको याद करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो एंथ्रोपोलॉजी मुझे मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से और मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से सही लगा। नहीं, इंटरेस्ट का ही तो सवाल है। जी एंथ्रोपोलॉजी तो अरुचिकर लगता है, उसमें क्या पढ़ती हैं आप? कहाँ सर। मज़ा आता होगा? जी सर, एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंटरडिसिप्लिनरी है। उसमें आपका फिजिकल पार्ट भी कवर होता है, आर्कियोलॉजिकल पार्ट भी कवर होता है, लिंग्विस्टिक पार्ट भी कवर होता है, सोशियोलॉजी का भी पार्ट है, कल्चर का भी पार्ट है। तो ये ओवरऑल एक हॉलिस्टिक स्टडी है, तो उसकी वजह से सर मुझे ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। भारतीय नृविज्ञानी कोई दो बता दीजिए। सर 2 एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो इंडियन हों, जी उनका नाम बता दीजिए। सर सबसे पहले तो एस.सी. दुबे का नाम लेना चाहूँगी। वो उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के डेवलपमेंट में। इसके अलावा सर विमेन में एक इरावती कर्वे एक लीडिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो है सर।
कौन सी फील्ड थी इनकी इरावती कर्वे की? सर इरावती कर्वे की जो फील्ड स्टडी थी वो विलेज हाँ। स्टडी रिलेटेड थी। तो इन्होंने विलेज को काफ़ी क्लोजली एनालाइज किया था, फिर उस पे इन्होंने तो पुस्तक इन्होंने लिखा है, नाम पता है आपको इस पुस्तक का? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही एस.सी. हूँ। दुबे की पुस्तक का नाम? सर एस.सी. दुबे की जो सर मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा, अभी अचानक कहाँ से के रिकॉल। रहने वाले थे और जी, किस ग्रुप पर इन्होंने अध्ययन किया था? एस.सी. दुबे का कास्ट रिलेटेड स्टडी था सर। हम्म, और ये सर आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है महाराष्ट्र के रहने वाले थे वहाँ। मुझे याद आ रही है एक जनजाति का नाम, कूर्ग। उर्ग, कूर्ग। कूर्ग जी हाँ सर, हाँ, कर्नाटका में। हाँ, तो आप याद दिलाइए, कर्नाटका की है जी, कूर्ग ऑफ साउथ इंडिया, एक पुस्तक है, किसने लिखा है उसको? सॉरी सर, अब मुझे याद नहीं आ रहा है इसके बारे में। कोई बात नहीं। एंथ्रोपोलॉजी का योगदान प्रशासन में कुछ है क्या? जी सर, एंथ्रोपोलॉजी का प्रशासन में बहुत योगदान रहा है अभी तक। जैसे कि सेंसस में हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसके अलावा सर जो ट्राइबल डेवलपमेंट है, ट्राइबल पंचशील है, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट के हेल्प से ही डेवलप किया गया था। और सर सोसाइटी को क्लोजली स्टडी करना, फिर उसके अकॉर्डिंग नीतियाँ फ्रेम करना, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट के माध्यम से हम किया जा सकता है सर इजीली। आप एक टर्म दीजिए, मुझे नहीं याद आ रहा है, एंथ्रोपोलॉजी की ही विषय वस्तु है। जी एक तो किसी के बीच में जा कर के, उसके बीच में रह कर के अध्ययन करते हैं, जी सर, और एक कहीं से जा कर के बिखरे हुए समाज का अध्ययन करते हैं। जी तो दोनों अलग अलग अवधारणा है। जी। तो क्या नाम है, आप याद दिला पाएंगे? सर जो किसी सोसाइटी में जाके उनके बीच रहना, हाँ इसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। हाँ, ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ठीक है। है। और जो बाहर से स्टडी करते हैं वो सर उसका कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं, बट आई थिंक प्राइमरी टर्म तो है, मुझे नहीं याद आ रहा है। आर्म लेंथ हम उम्मीद कर रहे थे आप बताएंगे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं सर उसको, जो बाहर से स्टडी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है। चलिए, कोई समस्या बताइए जो आप हल कर पाएँ एंथ्रोपोलॉजी के माध्यम से। एज एसडीएम बनना चाहती हैं ना? जी सर। मेरे ख्याल से प्रेफरेंस आर्डर में आपने उसी को ऊपर रखा होगा। जी सर, डिप्टी कलेक्टर को। हाँ, तो डिप्टी कलेक्टर जब आप बनेंगी तो एंथ्रोपोलॉजी के माध्यम से कोई एक समस्या कैसे हल करेंगी? सर एक जो हमारी यूपी की सबसे बड़ी समस्या है वो है फीमेल लिटरेसी। ये अगर यूपी की फीमेल लिटरेसी इलिटरेसी की बात करें तो ये अराउंड 57% के करीब है। तो एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी से सर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जो एंथ्रोपोलॉजी में है बेसिकली सोसाइटी को क्लोजली स्टडी करना, रूट जो कॉज है वहाँ तक जाना होता है, और फिर उसके माध्यम से उसके अकॉर्डिंग ग्राउंड लेवल पे जो भी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ फ्रेम करके उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो सर मैं ये काम करना चाहूँगी, फीमेल इलिटरेसी को कम करना चाहूँगी। एंथ्रोपोलॉजी में तो मेरे ख्याल से आपने विवाह वगैरह भी पढ़ा होगा, जी सर। परिवार को ही पढ़ा होगा आपने। जी सर। विवाह एक संस्था है या फिर समिति है, सर या इन विवाह, दोनों में से कोई नहीं है? सर इस पे अपवाद है। कई लोग संस्था मानते हैं और कई लोग संस्था नहीं भी मानते हैं। तो इसमें जहाँ तक इसकी डेफिनेशन की बात है तो इसको एक इंस्टीट्यूशन कहा गया है, क्योंकि ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसमें दो लोग साथ में रहते हैं, जिनका एक कॉमन रेजिडेंट होता है, इकोनॉमिक जो भी इनकी होती है वो शेयर करते हैं। ये होता है सर मैरिज का। मैरिज के प्रकार गिना पाएंगी? सर कितने प्रकार की मैरिज? जी सर मुझे पूरा नहीं याद है, बट जहाँ तक मेरी मेमोरी कितना याद हो बताइए। हाँ, सर एक देव विवाह है और असुर विवाह भी है। सर अभी इतना ही याद आ रहा है। आपका विवाह हो गया है? नो सर। नहीं? नहीं। विवाह तो करेंगी? जी सर। तो कौन सा विवाह करना चाहेंगे आगे चल कर के? हालांकि थोड़ा पर्सनल है सवाल ये, क्या आप बता सकती हैं तो बताइए। सर अभी मुझे टाइप्स वाला वो याद नहीं आ रहा है, तो
मैं कैटेगराइज अभी नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, नाम ही नहीं ध्यान आ रहा है तो इसलिए जी नहीं सर। कर पाएंगी, कोई बात नहीं। हम समिति के सदस्य हैं, संस्थाओं के नहीं, ये किसका स्टेटमेंट है? सॉरी सर, अभी याद नहीं है, नहीं ध्यान है? ध्यान नहीं है सर। चलिए ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ बता दीजिए, 2 स्ट्रेंथ बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत अडाप्टेबल हूँ, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एटमॉस्फेयर में मैं काम कर सकती हूँ, खुद को उस हिसाब अनुरूप में डाल सकती हूँ। ठीक है। ये है सर। इसके अलावा मैं मैनेजमेंट स्किल्स मेरी बहुत अच्छी है। गुड। और साथ ही वीकनेस भी बता दीजिए। सर वीकनेस में मैं कहूँगी मैं खाने को लेकर थोड़ी फंसी हूँ। सब खाने कुछ को नहीं, लेकर के? फंसी सर, थोड़ा नानुकुर करती हूँ। हाँ। जी, एक ये वीकनेस है, ये मेरे पेरेंट्स को लगता है वीकनेस। और दूसरा ये सर, मैं ओवर थिंकिंग थोड़ा ज़्यादा करती हूँ। ओवर थिंकर के लिए कोई एक टर्म है क्या? सॉरी सर, मुझे पता नहीं है, होगा कोई। पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस जैसा नहीं है ना कुछ? इसको जानती हैं, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस? नो सर, आई विल रीड जरूरत से ज़्यादा विश्लेषण करना, सोचना, सोचते ही रहना, आज को कल पे टालना, कल को परसों पे टालना, फिर कल और परसों का कभी ना आना, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं सर। चलिए बता दीजिए उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाएं जो महिला विकास से संबंधित हों। सर हमारी एक कन्या सुमंगला योजना है जो विमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। इसके अलावा सर मिशन शक्ति है, जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए है, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी के लिए है। इसके अलावा सर सेंटर की भी कई स्कीम्स हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, जैसे पीएम वात्सल्य योजना है, माँ योजना है, उनके न्यूट्रिशन से रिलेटेड योजनाएं हैं, वो सब उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट की जा रही क्या है माँ योजना में? क्या है सर? माँ योजना में बेसिकली एक तो मदर, प्रेग्नेंट लेडीज़ और उनके नवजात शिशु के लिए है, और ब्रेस्ट फीडिंग के भी प्रोविजंस हैं इसमें। उसके लिए मास अवेयरनेस के माध्यम, वो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये एक स्कीम है सर। आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है। जी सर। किसने पेश किया है उसको? सर हमारे उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने। सुरेश खन्ना जी ने किया जी है। सर। तो आपने देखा उसमें कुछ? सर एक्चुअली आज मैं ट्रैवल ही कर रही थी सुबह से, तो इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। कल अखबारों में चर्चा थी कि 2 बिंदुओं को ध्यान में रखकर के ये बजट पेश होगा। कौन से 2 बिंदु हैं? सर मुझे एग्जैक्ट 2 बिंदु नहीं पता है, बट जहाँ तक मैंने कल न्यूज़ में पढ़ा था कि ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट होगा, और इसमें सर जो इन्वेस्टमेंट आया है उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के प्रोविजंस होंगे। $1 ट्रिलियन से अधिक का बजट होगा, इस तरह की बात है। जी सर। लोग ये भी कह रहे हैं 2024 के चुनाव को ध्यान में रख कर के इस बजट को पेश किया जाएगा। जी सर। क्या आपको क्या लगता है? सर चुनाव का ध्यान में रख के ये तो पॉलिटिकल गिमिक हो सकता है, बट जहाँ तक मुझे लगता है यूपी का बजट हर साल आगे ही बढ़ा है, हर साल ज़्यादा ही रहा है, जैसे पिछले साल के मुकाबले इस साल का बजट ज़्यादा रहा है। तो पॉलिटिकल गिमिक तो नहीं, बट मैं कहूँगी कि ये एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ नहीं है। ये यूपी का बजट है, यूपी का जो पॉलिसीज़ या जो ग्रोथ हुआ है उसके हिसाब से बजट है ये सारी। बजट बड़ा होने का भी क्या फ़ायदा? सुनने में बात आ रही है कि 50% रकम, पिछली बार जो एलोकेशन हुआ था वेरियस डिपार्टमेंट को, उसमें 50% रकम खर्च ही नहीं हुई है। जी। तो बड़ा बजट बनाने का क्या फ़ायदा हुआ? किस रूप में देखते हैं आप इसको? क्यों नहीं खर्च हुआ? सर जो पैसे खर्च नहीं हुए हैं, जैसे कि न्यूज़ में हमें कल देखने को मिला था, उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटर की कहीं ना कहीं लापरवाही देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें, जो पॉलिसीज़ के लिए या जो स्कीम्स के लिए जो हमारे पास बजट आया था उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए था, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराना चाहिए था। ग्राउंड लेवल पे जो बेनिफिशरीज़ हैं वहाँ तक सारी सर्विसेज पहुँचनी चाहिए थी। तो ये कहीं ना कहीं सर एक गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है। उसी का पार्ट आप भी बनने जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर की बात आपने की है ना, उनकी जी सर। लापरवाही है। सर मेरा एम यही रहेगा कि जहाँ तक बेनिफिशरीज़ या जहाँ ग्राउंड लेवल पे स्कीम्स इम्प्लीमेंट करने की या पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने की बात है, तो मैं उसको अच्छे से करूँगी सर, और ऐसी घटनाएं कम होंगी अगर मैं वहाँ पे रहूँगी तो। ठीक है सर।
एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में क्या अंतर है? सर जो प्रॉब्लम्स आपने बताई तो सब सोशियोलॉजी में भी हैं। जी सर। सर एज सच कोई बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। एंथ्रोपोलॉजी के जो 4 पार्ट्स हैं उसमें सोशल एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी से ही डिराइव्ड है, तो एज सच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट जैसा कि मैंने कहा, एंथ्रोपोलॉजी एक हॉलिस्टिक स्टडी है, तो उसमें सोशियोलॉजी का भी पार्ट स्टडी किया जाता है सर। अच्छा, कुछ जो ट्राइबल एरियाज हैं जी सर। वहाँ पे नक्सलिज्म देखा जा रहा है। जी सर। उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कि नक्सलिज्म का प्रभाव है? सर उत्तर प्रदेश में जहाँ तक बात है नक्सलिज्म की, तो मेरे ख्याल से सर आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, बट जहाँ तक मुझे लगता है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है यूपी का, खास करके सॉरी सर साउथ ईस्टर्न रीजन, उधर प्रभाव देखने को मिलता है। डिस्ट्रिक्ट्स के नाम नहीं क्योंकि याद आ रहे हैं। सर उधर सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये नक्सलिज्म एरिया वाले से कनेक्टेड है थोड़ा, तो थोड़ा बहुत प्रभाव इधर मिलता है सर देखने को। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जी सर। नक्सलिज्म को रोकने के लिए आप कौन कौन सी स्टेप उठाएंगे? सर इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म मेजर्स और एक लॉन्ग टर्म मेजर्स में। शॉर्ट टर्म मेजर्स में अगर ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसा कुछ है तो हम तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। अगर कुछ प्लानिंग चल रही है नक्सलाइट्स की तो तुरंत एक्शन लेंगे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा सर जो बहुत सारी अगर लॉन्ग टर्म मेजर्स में बात करें, नहीं सर शॉर्ट टर्म मेजर्स में ही, कि वहाँ के जो गांव वाले हैं, वहाँ के जो रहने वाले जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे कि ये एक गलत चीज़ है और इसका साथ नहीं देना चाहिए। और सर जहाँ तक लॉन्ग टर्म मेजर्स की बात है तो उस पर हम अच्छे से काम कर सकते हैं, जैसे कि जो भी सेंट्रल स्कीम्स हैं, जैसे कि समाधान स्कीम है, उसको हम ग्राउंड लेवल पे अच्छे से इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। इसके अलावा सर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन रिलेटेड काम किया जा सकता है, जिससे कि वहाँ के यूथ खास करके इधर इन्वॉल्व ना हो और उन्हें सही मार्ग दिशा मिले। अच्छा, रूरल वुमेन की प्रॉब्लम्स क्या हैं? सर ग्रामीण महिलाएं, उनकी जी। समस्या क्या है और किस तरह से उनका समाधान किया जाए? सर अगर यूपी की पर्टिकुलर बात करें तो गांव में सर फीमेल इलिटरेसी की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा सर उनकी शादी भी जल्दी कराने का उधर एक तरह से नियम बन गया है, तो ये चीज़ें हैं। प्लस उनको एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उतना नहीं मिलता है, तो वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट नहीं रह पाती हैं, जिसकी वजह से उनकी आगे की जीवन या उनके बच्चों की जीवन भी प्रभावित होती है। इसको अगर सही करने की जहाँ तक बात है तो सर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं वहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं एजुकेशन और जो उनके जो पेरेंट्स हैं या जो गांव वाले हैं या जो कम्युनिटी है, उनका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करूँगी। उनसे बात करके, या उनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको रोक कर सकते हैं। प्लस NGOs को हम यहाँ पे ला सकते हैं, क्योंकि उनकी पहुँच बहुत अच्छी होती है। तो इनके माध्यम से एक तो कम्युनिटी लेवल पे माइंडसेट चेंज करने की कोशिश किया जा सकता है। इसके अलावा सर कई ऐसे वीमेन के लिए स्कीम्स हैं जो उनको बिज़नेस स्टार्टअप के या उनके जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए गांव में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इससे जब एक विमेन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी तो अपने फैसले लेने के लिए खुद जिम्मेदार होगी। तो ऐसे कंडीशन में सर ये चीज़ें को कर्टेल किया जा सकता है। ये कोलेजियम प्रणाली क्या है? सर कोलेजियम प्रणाली जो है उसके माध्यम से जजों की नियुक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की इंडिया में। और इसमें ये सेकंड जजेस केस से आया था। और इसमें जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो रहते हैं, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो इनके कंसल्टेशन से एक लिस्ट बनाई जाती है जजेस की नियुक्ति के नाम की, और फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाता है और फिर वहाँ से सर नियुक्ति होती है बाय प्रेसिडेंट। इस समय कुछ गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या और जजेस के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, किस बात को लेके? सर कोलेजियम को लेके ही। हाँ जी। तो सर पहली बात, लॉ मिनिस्टर कौन है? सर श्री किरण रिजिजू हैं। किरण रिजिजू जी। जी। तो क्या डिफरेंसेस क्या हैं? सर डिफरेंसेस ये हैं कि जो गवर्नमेंट है उसका स्टैंड है कि कोलेजियम सिस्टम एक बहुत ओपेक सिस्टम है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और किसी भी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं देखा जाता है कि जजेज जो हैं वही जजों की नियुक्ति कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो।
तो ये एक इशू चल रहा है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर गवर्नमेंट का अगर कहना माना जाएगा तो हमारी जो इंडिपेंडेंस है सुप्रीम कोर्ट की उस पर बात आ जाएगी। तो ये टसल चल रहा है सर सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? सर DY चंद्रचूड़ है। इनकी और एक पहचान है, सर मतलब इनसे रिलेटेड और कोई चीफ जस्टिस ऑफ? सर इनके फादर रह चुके हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस। इधर कुछ महीनों पहले जी अग्निवीर योजना लागू की गई। सर कौन सी? अग्निवीर, अन्नवीर। सेना में एंट्री के लिए जो है तो अग्निवीर। 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 जी अच्छा, जी, वो जी सुनने में दिक्कत हो रही थी। जी सर। तो उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? सर अग्निवीर कुछ योजना मेन पॉइंट्स उसके क्या हैं मालूम है? जी सर। जी सर अग्निवीर योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें कि यूथ को आर्मी में बेसिकली भर्ती करने के लिए एक स्टेप है, एक पहल है। तो इसके माध्यम से सर इसमें प्रोविजंस हैं कि सर मुझे एग्जैक्ट वो नहीं याद है कितने सालों के लिए, बट जहाँ तक है इसमें यूथ को एम्प्लॉय करेंगे। उसके बाद सर जब उनकी इस पीरियड के दौरान उनकी सर्विस ख़त्म हो जाएगी तो उसमें 25% यूथ को रिटेन करेंगे और बाकी 75% को विद सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स उनको रिटायर करेंगे सर। ये प्रोविजन है उसमें। ऐसा ठीक है आपकी नज़र में? सर जहाँ तक मुझे लगता है ये सही है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इससे तो एम्प्लॉयमेंट आ रहा है एक तरह से, और जो रिटायर हो रहे हैं सर उनको भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एम्प्लॉयमेंट तो 4 ही साल के लिए आ रहा है। जी, तो सर 4 उसके साल बाद फिर बेरोजगार हो जाएंगे। सर बेरोजगार नहीं होंगे, बट जो 25% रिटर्न हो रहे हैं वो तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिल गया, प्लस जो रिटायर हो रहे हैं 75% उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है जिससे कि वो स्टार्टअप में अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं सर। तो ये एक अच्छी स्कीम है सर। मतलब आपके हिसाब से कोई फ्लॉ नहीं है इसमें? सर फ्लॉ देखा जाए तो है, चैलेंजेस हैं इसमें बहुत सारे, जैसे कि जो यूथ आएंगे उनका एक माइंडसेट रहेगा कि मुझे तो बस 4 साल के लिए जाना है तो क्यों इसको इतना सीरियसली लें। तो जो आर्मी की जो एंथुजियास्टिक जो मोटो है उस पर थोड़ी सी एक चैलेंज की तरह इसको देखा जा रहा है सर। अच्छा, ये जो स्कीम है जी ये महिलाओं के लिए भी है? सर जहाँ तक मुझे पता है महिलाओं के लिए नहीं है, अभी नहीं है। अभी नहीं है। जी तो जो अभी तक तो सेना में कई लेवल पे महिलाओं की भागीदारी रहती थी, जी सर। तो महिलाएं अब जो है उससे वंचित हो जाएंगी? सर अभी नहीं है, बट गवर्नमेंट ने कहा है कि आगे महिलाओं के लिए भी इसमें भर्ती खोली जाएगी। और अभी सेना में महिलाओं की भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि वो लड़ाकू लाइक उसको सर कोई पर्टिकुलर वर्ड है मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, तो उस पोजीशन पे महिलाएं काम कर रही हैं। कंप्यूटर साइंस की आप स्टूडेंट रही हैं। जी सर। डिजिटल इंडिया, और अभी कुछ दिनों पहले जो है रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपया भी जी सर। शुरू किया है। जी सर। उसके फायदे क्या होंगे? क्या उससे साइबर क्राइम कम होने की उम्मीद है या साइबर क्राइम बढ़ेगा? सर पहले तो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया सर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की मुहिम है जिसके थ्रू डिजिटल जो भी चीज़ें हैं हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड, लाइक उनके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सब कुछ डिजिटली अवेलेबल हो जाएंगे सिटीजन्स को, और जो भी ट्रांजैक्शन होगा या जो ट्रांसमिशन होगा, कम्युनिकेशन होगा, सब डिजिटल करने का प्रयास है डिजिटल इंडिया के माध्यम से। और सर जो आपने दूसरी बात की, जो RBI ने वर्चुअल ई-रूपी लॉन्च किया है बेसिकली RBI ने, तो ये एक वर्चुअल करेंसी है सर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और जहाँ तक इसकी सिक्योरिटी की बात है तो सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही सिक्योर डेटाबेस लेजर है, तो इसमें कोई भी हस्तक्षेप करना या कोई इंटरफ्रेंस करना ये बहुत चैलेंजिंग काम है। तो जहाँ तक सर मुझे लगता है ये सेफ़ एंड सिक्योर है, साइबर सिक्योरिटी का उसमें कोई मसला अभी नहीं। इसकी क्या स्थिति है? हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं? सर हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, बट ई-रूपी अभी आया नहीं है सर। अभी क्रिप्टो करेंसी चल रहा है जो कि गवर्नमेंट ने उसका गवर्नमेंट का वो नहीं है, गवर्नमेंट ने बैक नहीं किया है। बैंक्स के माध्यम उसमें तो यूज़ हो रहा है, जी आम जनता के लिए भी जी नहीं आया है। जी सर। मशीन लर्निंग क्या है?
सर मशीन लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें मशीन्स जो हैं वो ह्यूमन माइंड को सिमुलेट करते हैं, लर्न करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर आगे की नेक्स्ट मूव डिसाइड करते हैं। ये मशीन लर्निंग है सर। अच्छा, अभी लेटेस्ट कोई ऐसा जो है इसे कोई डिवाइस आई है जिसमें मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया हो सर अभी और रिसेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी को भी यूज़ किया गया हो? सर अभी रिसेंट एक चैट जीपीटी आया है जो हाँ, कि यूएस बेस्ड ओपन एआई कंपनी ने लॉन्च किया है। ये बेसिकली एआई और मशीन लर्निंग से रिलेटेड है सर। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? सर चैट जीपीटी से बेसिकली ह्यूमन जो वर्कलोड है वो कम हो रहा है। ह्यूमन के काफ़ी सारे काम कम हो जाएंगे और काफ़ी हेल्पफुल है ये कहीं भी यूज़ किया जा सकता है सर, वेदर इज एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमिक सर्विसेज, कहीं भी सर। आगे आने वाले समय में क्या रोबोट्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर पाएंगे? सर जो रोबोट टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ये काफ़ी ये एक अहम डेवलपमेंट है ह्यूमन माइंड का। और कई जगहों पे जैसे जापान में काफ़ी हद तक रोबोट का यूज़ किया जा रहा है बिकॉज़ वहाँ की पॉपुलेशन कम है। जहाँ तक सर इंडिया की बात है तो ये एक चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। कई सारे स्कॉलर्स ने बोला भी है कि रोबोट की वजह से ह्यूमन का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ने के आसार हैं। तो सर जहाँ तक मुझे लगता है रोबोट ह्यूमन को तो सर रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि अगर इंडिया में सर अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक तो पहली बात ये एक हाई है, तो ये एक चैलेंज है। उसमें अगर हम रोबोट ले आएंगे तो कई सारी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने के चांसेस हैं। तो इसका सर सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम इसे एक फेज़ मैनर में ले आएँ। प्लस इसको जो रोबोट्स हैं उनको ऐसे कामों में लगाएं जहाँ पे ह्यूमन को खतरा हो, जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग में लगा सकते हैं या कुछ एक्सप्लोजिव फैक्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे सर इसको जो इस समय हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं जी वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये एक फर्स्ट ट्राइबल लीडर हैं और ये झारखंड से बिलोंग करती हैं सर। झारखंड? उड़ीसा है। हाँ, और झारखंड की नहीं है। सॉरी सर, मुझे जब तक श्योर न रही हम ना बताइए। जी सर। इसके पहले ये किस रूप में थी? सर मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ बट आई थिंक गवर्नर थी। आई एम नॉट वेरी श्योर। बी श्योर। यस सर, आई विल रीड अबाउट इट। प्रेसिडेंट के जी मामले सर। में है। मैं इसको पढ़ूंगी। हमारी इकोनॉमी जो है अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं है। जी सर। गवर्नमेंट ड्रीम कर रही है कि इसको हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है। जी सर। तो ये जो गोल है कैसे पूरा हो पाएगा? अभी तो हम शायद 3 या इसी के आसपास होंगे, जी 3 ट्रिलियन के आसपास। राइट सर। तो कैसे इसको जो है 5 तक पहुंचाएंगे? सर जो 5 ट्रिलियन का ड्रीम है इंडिया का बाय 2025, ये एक बहुत ही कह सकते हैं एम्बिशियस एक स्टेप है, एक ड्रीम है, एम्बिशियस ड्रीम है। इसको सर इम्प्लीमेंट करने का कुछ बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है देखा जाता, क्योंकि हमारी जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है अभी इंडिया जो है वर्ल्ड्स की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और जो ग्रोथ रेट है उसके अगर उस पर देखें, फिगर्स पे देखें तो ये बहुत अचीवेबल है, क्योंकि हमारे पास जो पॉलिसीज़ या जो स्कीम्स हैं इसको फुलफ़िल करने के, अगर उनको हम ग्राउंड लेवल पे इफ़ेक्टिव तरह से इम्प्लीमेंट करें तो ये बहुत पॉसिबल है सर, ये अचीवेबल है। अभी विकीपीडिया की कोई रिपोर्ट आई है एक 2-3 दिन के अंदर, जी अदानी से संबंधित है। जी उसका कुछ मेन पॉइंट्स याद हैं? क्या है वो? सर विकीपीडिया नहीं, बट जहाँ तक मुझे लगता है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, फाइनेंशियल नहीं रिपोर्ट। नहीं नहीं, दूसरी है। सर इसके बारे में उस मैं अवेयर रिपोर्ट के नहीं बाद आई है। हूँ। जी कल शेयर मार्केट में फिर से जो है उथल पुथल हुई है। जी सर, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं, मैं पढ़ लूँगी इसको। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जी सर। उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट किया गया है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को? सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट किया गया। अच्छा, दोनों में मुख्य अंतर क्या है?
सर मुख्य अंतर ये है कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें प्रेसिडेंट हेड होता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखा जाता है। उनका लेजिस्लेचर से कोई लेना देना नहीं होता, वो बहुत सेपरेट काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म में ये होता है सर कि जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द हेड ऑफ कंट्री, ये होता है। और इसका सर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो बहुत लाइक उसमें राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट तीनों साथ मिलकर काम करते हैं सर। एक अंतिम प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अगर टूरिज्म को जी सर। बढ़ावा दिया जाना हो जी तो कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे टूरिज्म के साइट्स के रूप में उनको डेवलप किया जा सकता है? सर जहाँ तक टूरिज़्म की बात है, उत्तर प्रदेश में इसका बहुत पोटेंशियल है और ये अभी डेवलपिंग मोड पे है। और साइट्स की बात करें तो सर उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं जो कि रिलीजियस हैं, आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं और मॉन्यूमेंटल, हिस्टोरिकल। तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जिनको डेवलप करके टूरिज़्म इंडस्ट्री को फ्लॉरिश किया जा सकता है सर। अभी इसके क्रम में गवर्नमेंट ने हेरिटेज आर्क लॉन्च किया है, प्लस बुंदेलखंड में भी टूरिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है सर। इसके अलावा सर ईस्टर्न रीजन में टूरिज़्म के माध्यम से सर जो वहाँ की क्राफ्ट्स हैं, जो हस्तशिल्प हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो इसके माध्यम से सर टूरिज़्म इंडस्ट्री फ्लॉरिश करेगी। डिजिटल गैलरी क्या होती है? सर डिजिटल गैलरी एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है जहाँ पे आप किसी भी दृश्य को ऑनलाइन देख सकते हैं। आप अपने फ़ोन से या टैब से देखा जा सकता है सर। ये कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है? उत्तर प्रदेश विधानसभा में जी 3-4 दिन पहले एक डिजिटल गैलरी बनी हुई है जी और उसमें ऐसा है कि ई गाइडेड सिस्टम से हेलीकॉप्टर से आप सैर भी कर सकते हैं। अच्छा उसमें जी योगी जी को हेलीकॉप्टर में बैठा करके पूरा घुमा दिया गया जो जो पर्यटन के केंद्र होने वाले हैं। अच्छा तो इसमें ई गाइडेड हेलीकॉप्टर की मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी है? सर मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ लूँगी इसके बारे में, तो मुझे पता नहीं सर टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुई है वहाँ पे। जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी में जो यूज़ होती है वही यूज़ वहाँ भी है। कंप्यूटर के सिस्टम से जी उसको डिजिटल बना दिया गया। खैर चलिए जाने दीजिए। हाँ मैडम। आप मुझे ये बताइए कि वाई हैव यू चूजन दिस प्रोफेशन? व्हाट इज योर मेन कंसर्न? क्या था? Ma'am, civil services is a platform where one can think about the society at large, and it was not on my mind when I opted for graduation, but during my graduation BTech, I realized that my capabilities and my strength, that are integrity, honesty, and compatibility, these are very aligned to the values of the civil services. So I think with this platform, I can make change. I can influence the people around me, their lives in a progressive way, and I can serve my state in a better way. So being a woman, can't you think that there will be some certain challenges for you to handle that post if you're selected for the SDM post? So how will you handle that situation? Being a woman, I am definitely going to face some challenges in this post, but I think I have those skills, those capabilities that I can face any challenge, and I'll overcome that certainly. Okay, so firstly, sir has asked you about the marriage. Yes, sir. That Yes, which ma'am. marriage you prefer most? But my question is that do you which marriage do you believe, like love marriage or arranged marriage? I think both have their own pros and cons. I want your opinion. Okay, if it's my opinion, Yeah. I'll go with arranged marriage, ma'am. Why? Because first of all, I have not thought of love marriage, and I do not have time also, because I am 28 right now, so I'll get married by next year maybe. So So do you love is- believe that marriage can be foundation for the profession, I think especially for women? Ma'am, I think marriage is not a foundation as far as I know. As far as I have seen people around me in a marital relationship, if you get such partner which is who is very supportive and understandable, and if you take any decision which is mutually agreeable to both of you, then this is definitely going to be a dream come true. Like, it's a very beautiful thing.
Okay, so as I'm seeing your biodata, there's a long gap between 2016 to you are applying now. Yes, ma'am. So in that duration, what was your like? What were you working? You were Ma'am, just preparing for the civil services or something else you were doing? no, ma'am, because when I finished 2016, after that I started preparing for this service, and initially I thought I would make it in short time. So I did not seek any further guidance or advices from my seniors or any other thing. So, but after 2 to 3 years, I realized that I should take advice, and then I went for this. So that's why it took time for me. Okay, so for just taking advice and for taking the correct, choosing the correct path, you have taken that thing, the long back duration. Yes, ma'am, it's a So long. don't you think it's a very confusing for you? And yeah, that means at the moment once you selected for the SDM post, you have to take instant decision at that moment. Yes, ma'am. But for your career, you was just like in like a puzzle manner. In which field I have to go and who will guide me better? Why? Ma'am, I think This can be a these drawback 6 for to, you. I think these 6 to 7 years have not gone in vain, because I have learned a lot. I have learned to take instant decisions. I have learned to take help. I'm not shy. I will not shy away from taking help if such situations arise. So this is not a time of not a waste of time, because this has helped me a lot to like shape my personality and my mindset for the larger society. So this is not going to be a hindrance in my job Or I as an can say this administrator. is because of your overthinker. That's why. Can it be relate with that? Ma'am, please, I did not get your Like question. you just told me earlier that you think that you are having this overthinking. Yes, ma'am. So just because of that, you were more confused according to that. That's why this long duration is happening. No, ma'am, I won't say that, because overthinking is not one trait which will make me shy away from taking help. Because initially, I think my strategy was not aligned to the preparation of civil services, because initially I focused mostly on the prelims only. So that's why after giving 2 mains, I realized that I should be like really focused on integrative manner of preparation. Okay, just tell me something about GST. What do you understand by GST? GST is a taxation system currently in India, which consists of all the indirect taxes in the country, and it has many sub parts, I can say, components: state GST, central GST, IGST. So these are the things. What do you think about cybercrime? That means what are the like? And meanwhile, as I respected as Prime Minister is saying that we should be independent and we should be digital for that. Yes, ma'am. And self-dependent, like Atmanirbhar Bharat. He's just discussing about that. Yes, ma'am. So what do you think that in that scenario, meanwhile, Mr. PM Modi just telling to us that we should be independent through digitally, and meanwhile the cyber crime, and as we just think the minors are also changing their mind. Right, ma'am. So what can you do? What are your suggestions for regarding this? And being a SDM post, what you can do for the betterment in this scenario? Cyber security is like some other unauthorized access to your computer or your data, which can be harmful for the system at large. And with being an administrator, I can first of all I can ensure that the society around me, the citizens around me, they are digitally skilled to use social media platforms. Like there are many. So first of all, I'll ensure the digital scalability of the population. Then next, I'll take the step for the effective implementation of the cyber safety related provisions that are there, which are mentioned in IT Act as well. And there are various organizations like that are working in the field of cyber security. So I can request them to make a kind of seminar or a mass awareness campaign type to educate people about this cyber security and safety norms. So that will help, I think. Okay, so being a woman, if you are just appointed as a SDM post, so sometimes it's happened that those who are just sitting above us, like you, like a commission members,
So sometimes it can be very harassment for the woman. So how will you handle that situation? And you can't do any complaint because he is a hierarchy. So what can you do? What will be your decision at that moment? Ma'am, as an administrator, when I'll be posted as an administrator, my gender should not matter to that, whether I'm a man or a woman. I am an administrator first and then a female later. So I think in such situation, if such a situation arises, I'll take the step what an administrator should take. So that's how I'll handle, ma'am. Okay. What is your opinion about living relationship? So live-in relationship is a kind of relationship where two. Your opinion. Okay, sorry. I think live-in relationship should be allowed, and because this is also guaranteed under Fundamental Rights Article 21, Right to Live and Freedom of Expression Article 19. So this should be allowed in the country, and people should be allowed to profess what they think is right, what they like to do, what they like to eat, what they like to wear. So according to me, so ma'am, live-in relationship should not be a concern. But earlier you were telling that I'm in a favor of arranged marriage, and don't you think that living relationship is a kind of love marriage? It's a part of a love marriage also. Ma'am, a marriage is a kind of institution where a society at large gathers, family are included. But live-in relationship, it's a matter between two individuals. So I think arranged marriage and live-in relationship, these both are very different. But as far as my personal opinion is there, I think both are good at their own place. Okay, thank you. क्या आप जरा बता दीजिए हमें, आज जो बजट पेश हुआ उत्तर प्रदेश का, जी सर। उसमें महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल है क्या, या होने की संभावना थी? सर आज का नहीं देखा होगा आपने? जी, आज कल का नहीं पढ़ा देखा होगा। मैंने। कल कुछ महिलाओं के लिए कोई योजना या कोई बड़ा लोकेशन, कोई बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से होनी थी? सर मैं अभी बजट पढ़ा नहीं है, तो मैं पढ़ूंगी, इसको डिटेल में पढ़ूंगी सर। अब मैंने याद नहीं आ रहा। चलिए जरा साइंस पे लौटते हैं। जी सर। रोबोट पर अभी बात हो रही थी। जी सर। एक बायो हाइब्रिड रोबोट अभी विकसित हुआ है, आइडिया है उसके बारे में? क्या है सर? बायो हाइब्रिड रोबोट। सर मैंने सुना नहीं है, बट आई कैन ट्राई टू डिफाइन इफ़ यू अलाउ। सर बायो हाइब्रिड रोबोट जो है, उसमें बायोलॉजिकल कुछ जीन या क्रोमोसोम्स लेंगे और उसके थ्रू उसको सिमुलेट करके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे। जैसे कि सर एक न्यूज़ थी आई थिंक लास्ट ईयर, उसमें फ्रॉग के थ्रू फ्रॉग का कुछ अंश लेके उसको रोबोट में कन्वर्ट किया था सर। तो ये हो सकता है। क्या नाम था उस रोबोट का जिसमें फ्रॉग को लिया गया था? सर मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा। नहीं याद है। चलिए बताइए, एनपीएस और ओपीएस में अंतर। एनपीएस समझ पा रही हैं ना? जी सर, न्यू पेंशन सिस्टम, ओल्ड पेंशन जी। सिस्टम। सर जो न्यू पेंशन सिस्टम है, इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके सैलरी का कुछ परसेंट उन्हें जमा करना होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें हेल्प करेगी। जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था उसमें एम्प्लॉयज़ का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का प्योरली था ईपीएफओ के थ्रू। और क्या अंतर है दोनों में? सर अभी इतना ही याद आ रहा है, अभी मैं पढ़ूंगी इसको। अभी आपने हेरिटेज आर्क की बात की है, क्या है ये हेरिटेज आर्क? सर हेरिटेज आर्क उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक टूरिज़्म रिलेटेड पॉलिसी है। 3 प्लेसेस को चुना गया है, आगरा, लखनऊ और बनारस को। ये एक आर्क फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली इन तीनों जगह पे टूरिज़्म को प्रमोट करना है सर, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना है जिससे कि टूरिस्ट को आसानी हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं सर। नदियों के आधार पर अगर इसको हम बोलें तो कौन कौन सी नदी जी इन्वॉल्व है? सर आगरा में यमुना, लखनऊ में गोमती और बनारस में गंगा। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सर ये 4th है। 4th है। जी सर। इंटरव्यू आपका ये
वैसे शुभकामना हमारी कि आपका सिलेक्शन हो जाए, थैंक यू सर। लेकिन ऐसे सपोज कीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जी सर। डिमोरलाइज मत होइएगा, इससे एक सवाल है बस ये, जी सर। और आपके सारे चांसेस एग्जॉस्ट हो जाते, वो भी नहीं होने जा रहे हैं। अभी आप पहले बता चुकी हैं, अभी आपकी 28 है एज। जी सर। तो ऐसी स्थिति में कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, सारे चांस भी एग्जॉस्ट हो गए, ऐसा सपोज करना है, जी सर। फिर क्या करेंगी आप वैसी स्थिति में? सर ऐसी स्थिति अगर आती है तो मेरी जो हॉबी है अप साइकिलिंग, मैं उसको एक स्टार्टअप लेवल पे शुरू कर सकती हूँ सर। अप साइकिलिंग में बेसिकली होता है जो अनयूज्ड या वेस्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक नया रूप देके उसको एक नई फंक्शन देनी होती है, तो इसको मैं एज अ हॉबी से लेके स्टार्टअप तक ले जा सकती हूँ सर। स्टार्टअप स्कीम जरा बता दीजिए हमें, सर स्टार्टअप 3 स्कीम जो है। महत्वपूर्ण बिंदु इसके, जी सर। 3 महत्वपूर्ण बिंदु। सर बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया में स्टार्टअप को, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना और इंडिया में इनोवेशन ले आना। न्यू स्टार्टअप पॉलिसी में क्या है? सर इनका कुछ टारगेट है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का और इन्वेस्टमेंट का। सर मुझे अभी एग्जैक्ट उसका याद नहीं है क्या टारगेट है। ठीक है, अच्छा इंटरव्यू आपका, जा सकती हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। मेघान सर। बैठ। बिल्कुल बढ़िया रहा इंटरव्यू, जी सर। और कोई ऐसा फ्ला हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा आपकी पर्सनालिटी में। ठीक है, जी सर। आपका अगर हम देखें फर्स्ट मिनट जो इंटरव्यू का होता है, जी एंट्री से लेकर के और बैठने तक का, एंट्री बिल्कुल बढ़िया थी, जी और चाल ढाल, सिटिंग पोस्चर बिल्कुल ठीक था। जो इंट्रोडक्टरी फेज था इंटरव्यू का वो भी बढ़िया था, ठीक जी। आपने टैकल किया शुरू के प्रश्नों को। मिडिल फेज भी हम लोगों की राय यही सबकी बिल्कुल ठीक था। जी सर। बाइंड अप भी ठीक हुआ इंटरव्यू। कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताई जा सकती हैं इसके बावजूद। अभी आपका इंटरव्यू मेरे ख्याल से 13 को है सर। 13 को है, जी। ठीक ठाक समय है आपके पास। जी। नॉलेज लेवल आपका बिल्कुल बढ़िया है, जी। उसमें कुछ ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ा कि बहुत आपको अपडेट करने की ज़रूरत हो। जैसे अभी तक अपडेटेड है वैसे अपडेट रहिए, जी। इसलिए कि बजट अभी वाला मुझे टाइम थोड़ा है। देखना हाँ, अब तो खैर बजट आज ही आया है, तो जी। ठीक है, उस पर उतनी ही अपेक्षा कर रहे थे जितना आपने बताया। ठीक है, अब जैसे एक शब्द का इस्तेमाल किया, सर का कोई सवाल था, आई थिंक, जी। राष्ट्रपति वाले उसमें, हाँ। तो आई थिंक जैसे शब्दों का इस पर इस्तेमाल नहीं करना है, क्लियर कट पता है तो ठीक है, नहीं तो सॉरी। ओके सर। और दूसरी एक बात आपने बोला, जब सर डिजिटल गैलरी की बात कर रहे थे कि आपको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, आपको ये शब्द सटीक नहीं बैठता, क्या बोलना चाहिए था वहाँ? हमें एक हाँ, प्लेटफॉर्म। हमें, उसमें हमें में हम सब लोग शामिल हैं, जी 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 सर। और आपको में हम 3 लोग अलूफ सिर्फ- हो गए। जी हाँ जी सर, मैं ध्यान रखूँगा। हाँ, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, सर का एक सवाल था सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में अंतर, जी तो आपने बोला कि हाँ कोई अंतर नहीं है, खास अंतर नहीं है। जी। फिर आप ही नहीं है तो अलग डिसिप्लिन कैसे हाँ, है? फिर आप ही ने बताया कि 4 पार्ट है, उसमें एक हाँ। पार्ट है सोशल सोशल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। तो एक पार्ट मान लीजिए कॉमन है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, बाकी 3 तो डिफरेंट तीन है ना। डिफरेंट। जी सर। तो इसमें थोड़ा ट्राइबल इंडिया, ट्राइबल डेवलपमेंट ये पढ़ लीजिए। जी हालांकि बहुत सवाल उस पर आया नहीं, हो सकता है कि आपका तैयार हो, इस पर सवाल बन सकता है। जी सर। मैरिज एंड फैमिली यानी सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जी जी और उसमें भी ये टॉपिक मैरिज एंड फैमिली, इस पर सवाल बन सकते हैं। जी लोग परिचित रहते हैं इस समाज से, जी। विवाह, परिवार, इन चीज़ों से, तो इसको ज़रा ब्रशअप कर लेने की ज़रूरत है। बाकी मैडम का ऑब्जर्वेशन है कि थोड़ा सा और आराम से बताइए। हाँ, वो फ्लो बहुत तेज थोड़ा था। अच्छा, स्पीच रेट। बता रही हैं बढ़िया, बहुत बढ़िया बता। बढ़िया बता रहे हैं, जी थोड़ा और आराम से, उसमें और कॉन्फिडेंट लगेगी, और जी। कोई बात लिटिल नहीं। बिट पॉज, नॉट मोर देन दैट, बट हाँ इट्स फाइन। बट हाँ, वो एक खट फटाफट 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 हाँ थोड़ा। तो वो हो जा रहा है। और बेसिकली जब आंसर आप कर रहे हैं, मंजू आर आंसर, हम्म। तो आप मुझे दे रहे हैं तो मुझे को देखिए, बीच में अगर कोई आंसर ऐसा लगता है कि थोड़ा आपको डिटेल आप हल्का सा हो रहा है, तो एक बार आप नज़र घुमा लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है जी आप उस पर ही पूरा ध्यान दीजिए। ठीक है। आई कांटेक्ट हमेशा ही देखी जाती है, अदरवाइज एवरीथिंग उस पर।
ओके We hope we will see you on the designated post. Okay. इंशाल्लाह। आपको बताइए कोई चीज़ आपको पूछना हो कोई। हाँ, सर जो इंट्रोडक्शन है, अगर आपको ब्रीफ या इंट्रोडक्शन करने को बोला जाए तो वहाँ पे सर क्या मैं अपना नाम और जिला मेंशन कर सकती हूँ? नहीं बताना है। नहीं बताना। उस वक्त हमने बोला ना कि नाम का उल्लेख मत कीजिए, जाति का मत नाम कीजिए। प्लेस ये सब नहीं। इस कमीशन में प्रोहिबिटेड है और जो लोग बैठे रहते हैं उनके पास भी उसका ब्यौरा नहीं रहता है। जी जी इसीलिए प्रैक्टिस हम लोगों ने अडॉप्ट किया है और आपको अच्छा। मना भी करते हैं, जी नाम, जाति, क्षेत्र जी सर। इन सब का उल्लेख मत कीजिए, ठीक है ना, धर्म के बारे में मत बताइए। ठीक है बाकी एकदम बढ़िया है, बेस्ट ऑफ लक। सर। एक मैम एक क्वेश्चन था जो गैप रिलेटेड क्वेश्चन था, लाइक 2016 में मैंने किया और अभी मैं, तो क्या ये सेटिस्फैक्टरी आंसर लगा बहुत ठीक था? बिल्कुल हैंडल ठीक किया था, आपने उसको, बिल्कुल ठीक बहुत आंसर ईमानदारी से आपने बताया। बिल्कुल ठीक था। बहुत सारे लोग उसमें, तोड़ते हाँ, मरोड़ते हैं उसको। बिल्कुल। और कई लोग बताते हैं ये किया, इस पोस्ट पे थे, ये जॉब कर रहे हैं, समथिंग इफ दे आर टेलिंग टू दैट, तो फिर उस पे से क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। बट आपने जो बोला जी कि यू नीड सम टाइम एंड यू हैव टेकन सम एडवाइसेस, तो उसके बाद आपने लिया, तो दैट्स फाइन। गुड आंसर, इट वाज I can answer this. या परफेक्ट। मतलब बीटेक करने के बाद कुछ दिन नौकरी किया है? नहीं सर, नौकरी नहीं किया। उस लिहाज से बिल्कुल बढ़िया से, हैं? एकदम बढ़िया है presentation। परफेक्ट। ऑल द Perfect. बेस्ट। थैंक यू सर।